Hello everybody, क्या हाल चाल है? This is A.S Pandit here and I welcome you all to the modern history class of Catalyst Group. अभी तक जो हमने क्लासेस कवर कर ली हैं उन क्लासेस के अंदर 19 रेगुलर रूटीन क्लासेस थी और एक स्पेशल क्लास थी जिसमें हमने बैटल कवर किए थे। जो हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट देख ली थी। एक तो हमने जवाहरलाल नेहरू किस तरीके से कांग्रेस में आके उन्होंने राइज किया था वो देख लिया था। दूसरा हमने सुभाष चंद्र बोस जी वो किस तरीके से कांग्रेस में आए थे और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के अंदर अपना एक स्टैंड बनाया था वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी दोनों अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमें एक चीज समझ में आ गई थी कि जो साइमन कमीशन आया था उस साइमन कमीशन को काफी अपोज मिला था, बहुत ज्यादा अपोज हुआ था साइमन कमीशन, जिसके अपोज की वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बोला कि एक काम करो बेटा, बहुत अपोज कर रहे हो तो एक काम कर लो जी, पर्चा ले जाओ और इसमें अपने पॉइंट लिख लाओ, है ना। तो ब्रिटिशर ने इंडियंस को ये बोला था अपने पॉइंट लिख लाओ और वो पॉइंट जो तुम लिख के लाओगे वो जितनी पार्टी तुम बना के घूम रहे हो ना, मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा हो गई, कांग्रेस तुम्हारी खुद की हो गई, सब साइन करके दो, सब मानोगे उन पॉइंट्स को, तभी हम भी मान लेंगे। ब्रिटिश को पता था कि सारी पार्टी एक पॉइंट पे एग्री कर ही नहीं सकते क्योंकि हम पहले से ही यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल चुके हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं आएगा और मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं आएगा, पहले से ही हम खिलाड़ी लोग हैं। ब्रिटिश जानते थे, मजाक कर रहे थे। इसलिए मोतीलाल नेहरू जी को लगा हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं जाता हूं, सबके पास गए, अपने पॉइंट्स बनाए। कभी कोई पॉइंट हिंदू महासभा मना कर देता है कि नहीं ये नहीं रखोगे अंकल, हटाओ इसको। कभी कोई पॉइंट मुस्लिम लीग वाले मना कर देते हैं कि भाई साहब ये नहीं आएगा, गलत बात है। वो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर। एक चीज और समझ में आ गई थी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। इन तीनों पे केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, इन तीनों पे मुकदमा चल रहा है। अभी हम ये फेज लेके चल रहे हैं। इनको फांसी डिक्लेयर कर दी गई है, ये भी हम जानते हैं। अभी हम आगे एक पॉइंट बढ़ रहे हैं। इन लोगों को फांसी डिक्लेयर हो चुकी है, इनको फांसी दी जाएगी, ये पहले से ही क्लियर है। अब कांग्रेस का एक सेशन होता है, आपको मैंने बताया था कांग्रेस जो थे ये लोग 1929 के आसपास दिसंबर में एक सेशन करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, कांग्रेस हमेशा, मैंने आपको बताया था, ये ग्रुप बना के बैठ जाते थे दिसंबर के आसपास में, चाय पानी पीते थे, बिस्किट खाते थे, मैरीगोल्ड वगैरह, और बिस्किट खा के डिस्कशन करते थे किसी भी पॉइंट पे। तो इन्होंने अभी जो डिस्कशन किया वो 1929 में डिस्कशन स्टार्ट किया, जिस सेशन को बोलते हैं हम लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर सेशन 1929 में स्टार्ट हुआ, दिसंबर में ये सेशन हुआ। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे, जो हेड थे, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो जवाहरलाल नेहरू बने। प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू बने और ये एक सेशन था कांग्रेस का 1929 का जो सेशन था उसको हम लाहौर सेशन बोलते हैं। और इस सेशन के अंदर पहली बार डिमांड किया गया पूर्ण स्वराज का। अभी तक कंफ्यूजन लोगों के बीच में रहता था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कि ब्रिटिशर्स के अंडर में हमें रहना है, गवर्नमेंट ब्रिटिशर की रहे बट हमें कंट्रोल मिल जाए, जैसे होम रूल वाले बता के गए थे कि डोमिनियन स्टेटस, वैसे ही, या फिर हमें पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, भगाओ इन सबको। तो यहां पे क्योंकि प्रेसाइडिंग जो हेड था वो जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू वहां पे डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज की, फिर इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस, इस बात पे ये अपने फादर के भी अगेंस्ट हो गए थे। आपको याद होगा पिछली क्लास मैंने बताया था, मोतीलाल नेहरू का डोमिनियन स्टेटस के अगेंस्ट में थे जवाहरलाल नेहरू जो पूर्ण स्वराज चाहते थे। अब यहां पे वो प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रण ले लिया है। मतलब यहां पे लाहौर सेशन 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज को डिमांड किया गया। और जो नेहरू रिपोर्ट में जो चीज आ रही थी, जो चीज क्लियर नहीं थी कि भाई पूर्ण स्वराज चाहिए या डोमिनियन स्टेटस चाहिए, वो यहां पे क्लियर हो गया। और कांग्रेस के लिए एक गोल हो गया कि अब कांग्रेस डोमिनियन की बात नहीं करेगा, अब कांग्रेस पूरा का पूरा फ्रीडम की डिमांड करेगा। यहां पे क्लियर हो चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको ये रखना है कि मैंने आपको एक चीज और समझाई थी पिछली क्लास में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो साइमन कमीशन पे जो डिस्कशन होने थे उसके बाद जो फाइनलाइज होना था उस पे मैंने आपको बताया था, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक अपॉर्चुनिटी दी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को अपॉर्चुनिटी दे रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे हम इंडियंस इकट्ठे हो चुके हैं और बवाल होगा। और कांग्रेस काफी बड़ी पार्टी बन चुकी थी, काफी बढ़िया लीडर उसके अंदर आ चुके थे, बोस जी जैसे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसने नहीं देखी है जरूर देखना प्रीवियस क्लासेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली थी जिसमें ब्रिटिशर्स इंडियंस के कुछ लीडर्स और पार्टीज को बुला के आमने सामने वन ऑन वन बात और डिस्कशन करने वाले थे। ब्रिटिशर्स कभी भी बात करने में इंटरेस्ट रहते नहीं थे, मतलब ये पहली बार ऐसे होने वाला था कि ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था कि लेट्स टॉक टू दीज इंडियंस, बात करते हैं, बिना लड़े बिना मारे बात करके चीजों को खत्म करते हैं। बट यहां पे इन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया, कांग्रेस ने बात करी, आपस में डिस्कशन किया लाहौर सेशन में कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहली वाली होगी उसको बॉयकॉट करेंगे, कांग्रेस का कोई बंदा उसमें रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं जाएगा। इसका मतलब लाहौर सेशन के अंदर एक तो प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने की बात की गई। और एक और पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है, 26 जनवरी
1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ये भी क्लियर कर दिया गया। 1929 में सेशन हो रहा है दिसंबर में, और दिसंबर में 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। 26 जनवरी की यही इंपॉर्टेंस है कि हम आज रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इस लाहौर सेशन में ही 26 जनवरी 1930 वाज डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे तो नहीं मना सकते थे, क्योंकि हम जिस दिन फ्री हुए थे उसी दिन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, लेकिन हमने इस डेट को इज्जत देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, इसको हमने अपना एक मान लो रिपब्लिक डे की फॉर्म में सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया 26 जनवरी, बट द डेट वाज 26 जनवरी 1930। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये लाहौर सेशन 1929 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। कांग्रेस बैठ के डिस्कशन कर चुकी है, लाहौर सेशन हो चुका है, भगत सिंह और वगैरह उनके साथ के जितने भी लोग हैं वो जेल में है। अच्छा, आपको एक चीज और याद होगी, मैंने एक और चीज बताई थी कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के सामने कुछ डिमांड रखी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले। महात्मा गांधी जी ने ये कहा ब्रिटिशर से कि भाई साहब, मैं आपको 11 डिमांड रखता हूं, मेरी ये 11 की 11 डिमांड मान लो, 11 डिमांड रख रहा हूं आपके सामने, मेरी ये 11 की 11 डिमांड मान लो, वरना मैं बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर लॉ ब्रेक होंगे, ये ध्यान रखना। और इनका फोकस मेनली जिस लॉ पे था वो नमक बनाने वाला लॉ था, जो ब्रिटिशर्स ने नमक बनाने की पूरी कंट्रोल अथॉरिटी अपने हाथ में ले रखी थी कि हम ही बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे। सारा का सारा कंट्रोल सॉल्ट का ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था, अलाउड ही नहीं था कोई नॉर्मल इंसान नमक उठा भी ले वहां से। समझ में आ गया? तो गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी, मैंने यहाँ 11 की 11 डिमांड लिखी होगी, जनरली आपको मिलेंगी नहीं सारी 11 डिमांड, बट यहाँ पे मैं इकट्ठी करके लाया हूं, अगर आप देखना चाहो तो देख लो, बट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 ही है, बट सारी डिमांड यहाँ लिखी हुई है। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स या लिक्वर, जो ये ब्रिटिश के अंडर काफी ज्यादा लिक्वर वगैरह बिकने लगा था, दारू वगैरह बिकने लगी थी, उसकी प्रोहिबिशन है ना। कुछ लोग दुखी हो जाओगे अभी भी सुन के, जो होता रहता है बैन। चेंज द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन रुपी एंड स्टर्लिंग, रुपी और स्टर्लिंग के बीच का जो जैसे गैप होता है, जो एक्सचेंज रेशियो होता है, वो कम करो, वो चेंज करो, ये भी बात थी। उसके बाद रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस आप वसूल रहे हो वो कम करो, बहुत बर्बाद कर दिया किसान को, ये भी बात थी। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक पे टैक्स, भयंकर टैक्स लगा रहे थे। गांधी जी बोलते हैं नमक गरीब आदमी भी यूज करता है, अमीर भी यूज करता है, लेकिन टैक्स दोनों बराबर दे रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। अमीर तो दे देगा, गरीब कैसे देगा? तो नमक पे आप टैक्स लगाना बंद करो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी चीज है। उसके बाद रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये कहते थे कि जो आपने इतनी बड़ी आर्मी लगा रखी है इंडिया के अंदर इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, इनके फालतू के खर्चे जो आप लगा रहे हो, इनकी ड्रेस के अलाउंस, इनका ये अलाउंस वो अलाउंस, इतनी हाई सैलरी रखी है, इसको कम करो। ब्रिटिश क्या करते थे? इंडियंस को लूटते थे, इंडिया में से पैसा वसूलते थे और अपने ऑफिस को हाई फाई सैलरी देते थे, जिससे वो सैलरी लेके, आप सैलरी लेके तो आदमी अपने घर पे भेजेगा ना। अगर आप लंदन में रहते हो, आपको सैलरी मिलेगी तो आप इंडिया भेजोगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो इंडियन में अगर कोई इंडिया में कोई लंदन वाला बंदा रह रहा है तो वो बाहर भेजेगा। तो ये इंडिया से पैसा बाहर, ड्रेन ऑफ वेल्थ निकाल के कहीं ना कहीं हर तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ, राधा भाई जरूनारो जी बोल गए थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वो यही थी कि पैसा उठाओ इंडिया से बाहर भेज दो, सीधा इधर से उधर ट्रांसफर करो पैसा। तो इन्होंने कहा कि मिलिट्री पे खर्चा कम करो, सीधी सी बात है, मेरी डिमांड है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जो आप पैसा लगा रहे हो वो भी कम करो, बहुत फालतू खर्चा करो, बता मैं दूंगा कहां कम करना है। मैं नहीं, मतलब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बोला मैं बताऊंगा, है ना, जहां कम करना वहां कम कर लेना। उसके बाद जो फॉरेन क्लोथ है, बाहर की जो कपड़े हैं जो आप यहां बेच रहे हो, उन पे जरा कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाओ, जो बाहर से अंदर आ रहा है, जरा पैसा वैसा दो जहां से भी मंगा रहे हो, है ना, ये भी इनकी डिमांड में था। एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करो, ये भी इनकी डिमांड में था। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। एबॉलिश द सीआईडी डिपार्टमेंट, सीआईडी डिपार्टमेंट जो चल रहा है इसको खत्म करो, सीआईडी डिपार्टमेंट ही बना रखा था, उस पर भी काफी खर्चा कर रहे थे आलतू फालतू। ये रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यहां पे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की गई थी। आप ध्यान रखना इस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी जेल के अंदर है। यहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की डिमांड की गई है, मतलब गांधी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं डिमांड कर रहा हूं कि इन तीनों को भी रिलीज कर दिया जाए। ठीक। इश्यू लाइसेंसेस ऑफ फायर आर्म्स टू द सिटीजन ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, मैंने आपको बताया था कि इंडियंस को आर्म रखना अलाउड नहीं था, तो यहां पे उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता था कि आप बंदूक रखो, पता लगा हमें ही मार दो, है ना। तो यहां पे गांधी जी ने भी कहा कि इंडियंस को भी सेफ्टी के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस देना अलाउ करो। ये 11 डिमांड थी जो यहां पे पूछी गई। अगर इंपॉर्टेंस देखोगे तो बेसिकली एक्सपेंडिचर को कम करना, टैक्स को कम करना, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना, ये यहां पे कुछ डिमांड थी। गांधी जी ने एक डेट दे दी ब्रिटिशर्स को, ये बोला कि भाई साहब ये जो डिमांड मैंने रखी है ध्यान रखना, लाहौर सेशन में ये सब कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ होगा, तभी ये एकदम से डिमांड आई है। इन्होंने ये बोला गांधी जी ने कि एक काम ये करना कि ब्रिटिशर्स को 31 जनवरी 1930 तक का आपको मैं टाइम दे रहा हूं, 31 जनवरी 1930 का मैं टाइम दे रहा हूं, अल्टीमेटम है। अगर मेरी ये डिमांड पूरी कर दोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं करोगे तो बवाल मचा दूंगा, ऐसा बोला इन्होंने, सोचा ऐसे एटलीस्ट। ब्रिटिशर्स एज यूजुअल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गांधी जी को ठेंगा दिखाते रहे।
जनवरी का टाइम दिया था, यहाँ फरवरी आ गया, कोई नो रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने कहा बदतमीजी हो रही है, मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा। कांग्रेस में गए, कांग्रेस वालों ने बोला अरे आप हमारे गांधी जी हो, चलाओ मूवमेंट, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। तो गांधी जी ने कहा चलाओ भाई मूवमेंट, अब मूवमेंट स्टार्ट होगा, अब तो हम लॉ तोड़ेंगे भाई साहब, और पहला लॉ पकड़ेंगे सॉल्ट लॉ, नमक तो हम बना लेंगे। तो गांधी जी ने यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट किया। डांडी मार्च 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। याद रखना जनवरी तक का अल्टीमेटम था, फरवरी तक ब्रिटिश का कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने ब्रिटिशर्स को एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, ले लो कोई बात नहीं, ग्रेस पीरियड। ब्रिटिशर्स ने तब भी कोई रिस्पांस नहीं, देना ही नहीं था रिस्पांस, वो हल्के में ले रहे थे, हमेशा से आदत। इंडियन क्या कर लेंगे, ये तो ऐसे ही हैं। तो इन्होंने 12 मार्च को अपनी डांडी मार्च स्टार्ट की। डांडी मार्च इसलिए बोलते हैं, ये अपने साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ गए थे चलते हुए। 78 लोग ने ये ज्वाइन की थी डांडी मार्च, और ये स्टार्ट की थी इन्होंने 12 मार्च को। 12 मार्च को 78 मेंबर्स साबरमती से डांडी के कोस्टल एरिया तक पहुंचे, और वहां पे उन्होंने समुद्र के साइड से कुछ नमक उठाया, और नमक हवा में ऐसे उठा के कहा कि आज से, अभी से ये नमक हमारा है, ये लॉ हम ब्रेक करेंगे, और ब्रिटिशर्स को बता देंगे कि हम आपके अंडर में नहीं झेलने वाले चीजें। आप ये ध्यान रखना, लोग बोलते हैं नमक बना लिया, भाई साहब बनाने नहीं बैठ गए थे वहां नमक, कि आ जाओ 78 मेंबर आज नमक बनाएंगे, कल खिचड़ी खाएंगे नमक मिक्स करके, ऐसा नहीं। नमक बनाया नहीं था, जस्ट फॉर द सेक की रिप्रेजेंटेशन देने के लिए होता है। इन्होंने नमक उठाया था और ये बोला था ये नमक है, और हमने उठा लिया अपने हाथ से, आज से ये हमारा हो गया, हमारा कंट्रोल है, हम लॉ नहीं मानेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, हम उस चीज को नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन था, सिविल डिसोबीडियंस, अब हम ओबीडियंट नहीं रहेंगे। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। यहां से ये बता रहे थे। अब लॉ तोड़ोगे तो ब्रिटिशर क्या करेगा? एक तो नमक बना लिया, ब्रिटिशर तो गुस्सा हो ही जाएगा कि मैं बना रहा था नमक, यार तुम कैसे बना लिए, हमारी खिचड़ी में नमक कम हो गया। तो ब्रिटिशर अब क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, जिसने नमक छीना है उसको अरेस्ट कर लेगा। गांधी जी को कर लिया अरेस्ट, गांधी जी को कर लिया अरेस्ट। अभी तक गांधी जी बहुत बड़े नेशनल लीडर बन चुके थे, लोग इनकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, पूरी कांग्रेस इनके पीछे चलती थी। बवाल हो गया भाई साहब, इंडिया के अंदर पूरा बवाल मच गया, इधर उधर भाई पंगे हो गए, एजिटेशन हो गए, एकदम लोग बवा गए, सनक गए, बुरी तरीके से सनक गए, बहुत ही बुरी तरीके से सनक गए, एकदम बवाल सा हो गया। बवाल होने लगा, लड़ाई वड़ाई होने लगी, बहुत सारी चीजें होने लगी, जिसकी वजह से गांधी जी को भी सोचना पड़ा यार कुछ तो उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जब भी लड़ाइयां होंगी, जब भी वायलेंस होगा, गांधी जी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनको पता है वायलेंस जब होता है तो ब्रिटिशर्स के पास पावर है वायलेंस को कम करने की, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास पावर लंबे आराम से कई हुई चीजों को झेलने की नहीं है। किसी को आराम से ब्रिटिशर का, इनका मतलब ये था ब्रिटिशर्स को तड़पा के भगाओ, अगर मारोगे तो वो रिस्पॉन्स में हमें मार देंगे, उनके पास हथियार है। ये कभी इस तरीके का यूज करते ही नहीं थे पाते, इसीलिए ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में पहले ही वो चीज कर चुके थे, ये तो एक नेट प्रैक्टिस करके आए थे, इनको पता था क्या करना है मुझे। ब्रिटिश की जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कांग्रेस ने बॉयकॉट करी। कांग्रेस ने बॉयकॉट करी कि भाई साहब ब्रिटिशर बदतमीजी दे रहा है, एक तो चीजों को मान नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस ने पहले ही, मैंने आपको कहा था लाहौर सेशन में कि नहीं जाएंगे, तो बॉयकॉट करी। ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये नवंबर 1930 से 13 जैन 1931 तक चलनी थी, नवंबर 1930 से। कांग्रेस इसमें नहीं गई, लेकिन लंदन में होती थी, लंदन में बुलाया जाता था, बड़ी सी टेबल एक गोल लगी होती थी, बैठ जाओ, चाय वाय पियेंगे, आप बातें करेंगे आपस में, ऐसा चलता था। लेकिन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग वाले पहुंच गए, वहां जाके बैठ गए, चाय वाय पी ली, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा ऐसा है छोटी छोटी पार्टी हो, कांग्रेस को बुलाओ, वो है मेन पार्टी, वहां लोग मेन है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वहां पे जो मेन पार्टीज है, जो मेन लीडर्स है, वो है ही नहीं, जिसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यूजलेस नॉनसेंस हो गई। लड़ाइयां और बढ़ती चली गई, वायलेंस और बढ़ता चला गया, बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से गांधी जी को डिसीजन लेना पड़ा। इरविन से जाके बात हुई। इरविन उस समय वाइसरॉय था, लॉर्ड नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि ये पिक्चर्स में लगा के देते हैं, लॉर्ड हटा देते हैं, हम नहीं लगाते इनके आगे लॉर्ड। इरविन उस समय वाइसरॉय था। गांधी जी ने इरविन से बात करी कि बताओ यार कोई सोल्यूशन। इरविन ने भी कहा कि बहुत पंगे हो रहे हैं, प्रेशर में आ चुके थे, ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था पूरा इंडिया इस समय साथ है, बवाल हो सकता है, दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने सोचा आपस में एक सुलह करते, तुम कुछ मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी कुछ बात मानता हूं, एक पैक्ट कर लेते हैं साइन, उस पैक्ट के हिसाब से जो कुछ मेरी डिमांड है वो तुम कुछ पूरी कर दो, हम तुम्हारी कुछ डिमांड पूरी कर देते हैं। इरविन ने कहा क्या डिमांड पूरी करोगे मेरी? गांधी जी ने कहा ये जो बवाल चल रहे हैं ये कम कर देंगे। क्या बवाल कम कर दोगे? ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है ये खत्म कर देंगे, ये सब कम कर लेंगे, लड़ाई बंद हो जाएगी और वायलेंस भी खत्म हो जाएगा। तो इरविन बोलता अच्छा अच्छी बात है। तो इरविन कहता है लेकिन मैं जो डिमांड मान रहा हूं वो आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इनका जो पैक्ट साइन हुआ है 1931 में साइन हुआ था, 5 मार्च 1931, 5 मार्च को।
5 मार्च 1931 को ये पैक्ट साइन हुआ है। ये पैक्ट एक एग्रीमेंट टाइप मान लो, जिसमें इरविन ने अपने कुछ पॉइंट रखे थे और गांधी जी ने रखे थे, दोनों ने साइन मार दिए थे कि एक दूसरे की बात हम मान लेते हैं। अब सुनो इंटरेस्टिंग पॉइंट। इरविन ने जो पॉइंट रखे पैक्ट में, वो कहा गांधी जी के ऐसा है, ये बात तो ठीक है, हम तुम्हारे कुछ पॉइंट मान रहे हैं, लेकिन तो अब मेरी बात सुनो। इरविन जो था ये वाइसरॉय था 1926 से 1931। ये नहीं बोला इसने गांधी जी को कि मैं वाइसरॉय इस पीरियड से इस पीरियड तक रहूंगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। इरविन ने ये बोला कि पहली चीज तो ये है, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो रिलीज कर दूंगा सारे, लेकिन ये जो 3 महान लोग हैं ना, जिन्होंने मेरे नाक, कान और सर तीनों में दम कर रखा है, इनको नहीं करूंगा। अब आप खुद समझ गए होंगे कौन 3 लोग हुए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इरविन जानता था इनको छोड़ दूंगा तो बवाल कर देंगे फिर से। इरविन ने गांधी जी को बोला ऐसा है, मैं आपकी हर बात मान रहा हूं, लेकिन ये 3 नहीं जाएंगे बाहर, बाकी सब चले जाएंगे, बाकी सबको छोड़ दूंगा, इन 3 को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, गांधी जी ने कोशिश करी थी, मैं आपको बताऊं, कोशिश करी थी, इरविन से बात किया था कि इनको भी रिलीज किया जाए, बट इरविन वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। उसके बाद रिमिशन ऑफ फ्यूचर फाइन, टैक्स नहीं खत्म करूंगा, लेकिन जो आगे लगने वाले फाइन है ना, जो एक्स्ट्रा फाइन इंपोज करता हूं, कोई कुछ गलती कर देता है या एक्स्ट्रा बढ़ा के मैं एक्स्ट्रा इंपोज करता हूं कोई भी फाइन या टैक्स, वो नहीं लगाऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा मैं आने वाले टाइम पे। अभी तक जो चल रहे हैं वो तो देना ही पड़ेंगे, लेकिन नए टाइम पे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा। ये भी दिमाग लगाते थे ना ब्रिटिशर्स। तीसरा कि भाई सॉल्ट, जो नमक बनाने वाली बात है, जो सॉल्ट लॉ वाली बात है, बना लो नमक। इसने बोला इरविन ने कि आप नमक बनाओ, लेकिन नमक बनाने की परमिशन केवल उन लोगों की होगी जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो समुद्र के आसपास रहते हैं, और नमक बना के खा लेना बेटा, बेचना मत। इरविन ने यह भी बोला कि नमक बनाना हम अलाउ कर रहे हैं कोस्टल एरियाज को, जो लोग रहते हैं, लेकिन बिजनेस करना अलाउ नहीं कर रहे कि तुम नमक बना के कल पैकेट में डाल के बेच दो अपना डांडी नमक, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा? तो इरविन ने ये 3 पॉइंट यहां क्लियर कर दिए। गांधी जी हैज नो ऑप्शन। डिस्कशन हुआ बड़े लीडर्स में, क्या हुआ आई डोंट नो, किसी बुक में नहीं लिखा है, तो मैं उस समय था नहीं, तो मुझे पता भी नहीं क्या डिस्कशन हुआ। बट यहां पे जो डिस्कशन के बाद बात फाइनलाइज हुई वो ये हुई कि ठीक है, इरविन की बात हम मान लेते हैं और हमारे 2 पॉइंट जो है वो हम आपकी एक्सेप्ट करते हैं। ये कि भाई एक तो हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम कैंसिल कर देंगे। मतलब यहां पे जो इरविन ने 3 पॉइंट रखे थे वो तीनों पॉइंट मान लिए गए, और इस पैक्ट का रिजल्ट ये आया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी रिप्रेजेंट हुए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पीछे ले लिया गया क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा होने लग गया था। तो जिसके प्रेशर में आके गांधी जी को इरविन के साथ ये पैक्ट साइन करना पड़ा, वरना पूरी इंडिया में बवाल हो जाता। बट यहां पे एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है, बहुत बड़ा पॉइंट खड़ा होता है, जो लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों के बारे में जो डिस्कशन हुआ था इरविन के साथ, वो कहीं ना कहीं और प्रेशर डाल के या और कोशिश करके उन तीनों को बचाया जा सकता था, या फिर बचाने की कोशिश की जा सकती थी। ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने खड़े होते हैं, जिसका आंसर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसका आंसर या तो इरविन को पता है, या महात्मा गांधी को पता है, या जवाहरलाल नेहरू को पता है, या फिर जो मेन 1-2 लीडर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको पता था। ये लीडर से था लगाओ, क्योंकि अभी है नहीं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि बुक में नहीं लिखा होती ये चीजें। ठीक, तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई, इरविन पैक्ट साइन हो चुका है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज हो चुके हैं, लेकिन 3 लोग रिलीज नहीं हुए हैं। 3 लोग रिलीज नहीं हुए हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कांग्रेस जाने वाली है, गांधी जी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंसिल हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, पीछे आ चुका है। ये चीज कब हुई थी? इरविन पैक्ट 5 मार्च को हुआ था, मार्च 5 को साइन हुआ था। इसके बाद कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन बुलाया, क्योंकि एक नई चीज हुई है। कांग्रेस के हमेशा सेशन क्या होते थे? दिसंबर में होते थे, आप जानते हो, दिसंबर में होते थे। कांग्रेस हमेशा चाय पानी पीने बैठते थे, ठंड में आराम से बैठ के बातें करते थे। इनको मार्च में बुलाना पड़ गया, बारिश के मौसम में। एक सेशन बुलाया, जिस सेशन को बोलते हैं कराची स्पेशल सेशन। कराची स्पेशल, कराची हलवा खाया हुआ बैठ के इन्होंने। कांग्रेस का स्पेशल सेशन कराची, ये सेशन हुआ इनका मार्च एंड में, 26 से 31 मार्च के बीच में सेशन रखा गया था। ये देख रहे हो, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी को डिस्कशन कर रहे हैं, इरविन पैक्ट में चल रहा है कि भाई साहब क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, डिस्कशन कर रहे हैं। पता नहीं, फोटो से पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। ठीक है, गांधी जी जब इस सेशन की तरफ जा रहे थे, जब कराची की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे बीच रास्ते में पंजाब के कुछ एरियाज पड़े, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो चुकी थी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये लोग जो शहीद हुए हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी डेट आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, 23 मार्च 1931। वहां 5 मार्च को पैक्ट साइन हुआ था, 23 मार्च को इनको फांसी दे दी गई, और उसके एग्जैक्ट 6 दिन बाद ये सेशन हुआ, जिसको बोलते हैं कराची स्पेशल सेशन। और जब इस कराची स्पेशल सेशन में हलवा खाने महात्मा गांधी जा रहे थे, तो बीच में काफी ज्यादा उनको अपोजिशन मिला, काले झंडे दिखाए कि आपने गलत किया, आपने ये किया, बहुत सारी चीजें हुई। बट वो चले गए, सेशन गए, सेशन हुआ। इस सेशन के सिर्फ बड़े 2 एम थे।
पहला एम ये था कि रेटिफाई करना गांधी इरविन पैक्ट को, सही बताना कि यार दिस इज करेक्ट, दिस इज फाइन, लेट्स गो विद दैट। कांग्रेस को उस चीज को एक्सेप्टेंस देना ऑफिशियली। तो ये एक तो पहला पॉइंट इसका ये था कि भाई इरविन पैक्ट जो हुआ है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज सबको बताना। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन चुका था तब तक। दूसरा इनका पॉइंट ये था कि पूर्ण स्वराज जो अभी तक हमारा चल रहा था, उस पर डिस्कशन कर रहा है कि अब फ्यूचर में हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ टू हैंडल द थिंग्स, कि अब पूर्ण स्वराज को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, उसका डिस्कशन अब हम करेंगे। तो बेसिकली ये जो कराची सेशन था इसमें ये चीज देखी गई थी। अच्छा, इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इस सेशन के जो प्रेसिडेंट रखे थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर सेशन के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट बहुत ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट सेशन है उनके प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना हो गया कराची सेशन। कराची सेशन के बाद चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि ब्रिटिश ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी, उसकी वजह से तो इंडिया की पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग हो गई, इनके बीच में अब मनमुटाव शुरू हो गया। इनके बीच में मनमुटाव शुरू हो गया। आपको अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो एक टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू जी ने ये तक बोला था कि आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर हो, मतलब आप एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की पिक्चर हो। मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा बोला था बहुत शुरुआत में। वही मोहम्मद अली जिन्ना आगे चल के जो क्लियरली डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान शुड बी देयर, और डिमांड बहुत सारी चीजों की होंगी, उनको हम समझेंगे। मतलब अभी चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू होंगी। अभी तक जो इश्यू था वो ये था कि हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन जब फ्रीडम की बात आ जाएगी, जब लगने लगेगा कि फ्रीडम मिल रहा है, तो अब आपस में भिड़ने लग जाएंगे कि अब क्या साथ कैसे रहेंगे। जब घर मिल गया तो अब घर में दो लोग, पहले तो दो लोग साथ रहते थे जिनकी आपस में लड़ाई होती थी, बट उनका मेन एम था एक दुश्मन के साथ खड़े हो रहना। अब वो दुश्मन कमजोर पड़ गया है तो अब आपस की लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो अब वो आपस की लड़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम आगे वाले सेशंस में देखने वाले। साथ में इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस अभी तक आप देख रहे हो, वो पिक्चर से अभी बीच में गायब होंगे, और वो इंडिया के बाहर जाके वहां से कुछ प्लानिंग करेंगे जो बहुत आगे चल के बवाल मचाने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन को रिवाइज कर लेना। आज का सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, डेट्स एज वेल एज द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द इवेंट्स, ऑल द थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको अच्छे से रिवाइज करना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ, एक और चीज है, बहुत सारी डिमांड आ रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूपीएससी सीएसई के कोर्स के लिए ईपीएफओ का कोर्स हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, काफी अच्छा चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सीट्स अभी भी उसमें एक्स्ट्रा हमने अवेलेबल करा रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जाके वेबसाइट पे साइन अप कर लेना। वेबसाइट आप जानते ही हो, www.catalyst.info। अदरवाइज ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं इन पे आप कॉल कर सकते हो। एडमिशन के लिए सीधा साइन अप करना और कोर्स पे क्लिक कर देना। 3000 रुपए फीस है बस, बल्कि 2999, 1 रुपए कम है। यूपीएससी की भी कमी रहेगी। अगर आप काफी सारे लोग डिमांड करोगे तभी करेंगे, क्योंकि वैसे मैंने बताया है डायरेक्ट ऐसे करने में बहुत एफर्ट लगता है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे अगर सच में रिक्वायरमेंट आपको होगी। बट क्लासेस की मेहनत करो, जो क्लासेस मिल रही है उनको रिवाइज करो। बहुत सारी क्लासेस अभी और आनी है। इकोनॉमिक्स की क्लासेस जरूर देख लेना, मुझे भी मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, और आपको भी आना चाहिए। पॉलिटी भी चल रही है, ज्योग्राफी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मस्त रहो, ऐश करो। थैंक यू।